आखिर ये मोदी शब्द कब से पैदा हुआ, कब से नामकरण हुआ? हाल तकलीफ ही होती है में मुझे। 700 किसान मारे गए हैं उस 1 साल के ये दरमियान। ये भी साथ आप कितना और कोई सरकार के चेहरे पे शिकन नहीं है, ये वो तो बहुत मजबूरी में और आज भी जो वादे किसानों से किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। अगर संविधान के साथ ये न्याय करते हुए और बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से चलें, तो इनका जो सपना है वैसे पूरा नहीं हो सकता। उनका वो एजेंडा साफ-साफ है, उससे वो उनका है कि भाई एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसका ये है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को खत्म करना है। आज की स्थिति ये है कि बिना डिक्लेयर होते हुए भी एक इमरजेंसी का माहौल है और सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी के पास है। बिहार के जो चेतना है ऐसी है कि कुछ थोड़ा राख को इधर उधर करने की जरूरत। 3 काले कानूनों को इसी मोदी सरकार को वापस लेना। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बीते कुछ दिनों से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के दौर के आपातकाल और इमरजेंसी लागू होने के बाद बिहार में शुरू हुए जेपी आंदोलन की याद जमकर हो रही है। और ये याद क्यों हो रही है, ये देश जान रहा है, देश समझ रहा है और कारण क्या है वो आपको ज्ञात है और मैं भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन हाँ, जो ये इस चाहे वो देश की राजनीति हो या फिर देश के जो ताजा राजनीतिक घटनाक्रम हैं, इन पर जो भी लोग नजर रखते हैं वो निश्चित तौर पर इस बात को बार बार कहीं याद कर रहे हैं कि जो कुछ 1975 में हुआ था, जो बिहार से एक आंधी उठी थी और फिर वो तूफान में तब्दील हो गई थी और उसके बाद बहुत कुछ घटित हुआ था। तो वो कुछ जो घटनाक्रम है उसकी याद की वजह एक ये भी है कि अभी हाल ही में यानी बीती 25 जून को उस इमरजेंसी को जो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल उनके दौर की इमरजेंसी थी उसे 50 साल पूरे हो गए और ये जो अभी देश में मोदी जी की सरकार है वो इस जो दिवस है उसे संविधान बचाओ दिवस के तौर पे बना रही। तो एक तो वो वजह रही है और दूसरी जो खास वजह यह है कि अभी बिहार में चुनाव निकट है, चुनावों की तारीखों की घोषणा होनी, लेकिन उस घोषणा के ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे कहीं ना कहीं एक एक हड़कंप भी है। राजनीतिक दल चिंतित हैं, जो विपक्ष के जो दल हैं वो चिंतित हैं, जनता चिंतित है, वोटर चिंतित है। ये सारा कुछ तो चल ही चल रहा है और जो मोदी जी को 11 साल से कुछ ज्यादा का वक्त हो गया है मोदी जी की सरकार, और इन 11 सालों में हमने देखा या पाया है या बार बार आरोप लगते हैं, आक्षेप उठते हैं कि इस 11 साल के कार्यकाल में उपलब्धियां कम, विवाद बहुत ज्यादा है और विवादों के अलावा कुछ जो फैसले हैं वो फैसले कहीं ना कहीं उस जो इमरजेंसी थी उसकी तुलना के लिए मजबूर करते हैं। बार बार ये होता है कि वो घोषित आपातकाल था और मोदी जी के दौर में अघोषित आपातकाल या अघोषित इमरजेंसी है। तो ये सारी स्थितियां जो हैं, जो हम जिसका स्मरण हो रहा है और इसमें ये भी एक कहीं मोदी जी पर बड़ा आरोप रहा है कि जो संघीय ढांचा है, संवैधानिक संस्था है, उनको जो उनकी एक कहीं साख होती थी उस पर बट्टा लगाने में पीछे नहीं रहे हैं। फिर साथ में ये भी कहीं है कि चाहे वो कूटनीतिक जो सफलता होती है किसी भी सरकार की या विदेश नीति होती है उस मोर्चे पर नहीं खरा उतर पाई और आर्थिक मोर्चे को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। तो जो स्थितियां हैं और खासकर जब मैं ये कह रहा हूं कि इंदिरा जी की इमरजेंसी और अभी नरेंद्र मोदी जी का कथित तौर पर अघोषित आपातकाल, जिसे कहीं विपक्ष कहता है कि अघोषित आपातकाल के दौर में हम जी रहे हैं या फिर जनता ऐसा समझती है, बूझती है, आवाज उठती है। तो इसी सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास, क्योंकि ये सब चर्चाएं हो रही हैं। तो मैं पहले उन मेहमान को जोड़ूं, देश के जो सीनियर जर्नलिस्टों में से एक रामचरण जोशी साहब। रामचरण जोशी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, समय दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। रामचरण जोशी साहब को आप जानते हैं, इन्हें देखते हैं, हमारे चैनल पे आते हैं और भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी के या जो मुख्य मीडिया कहलाता था, जो अब गोदी मीडिया कहलाता, उस पर आपने इन्हें देखा है, सुना है। और मैं बता दूं, जोशी जी ने अपना पत्रकारिता का सफर हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी से शुरू किया था और उसके बाद आप नई दुनिया पत्र समूह में रहे और वो नई दुनिया जिसकी अपनी एक साख थी, यदि कोई चूक हो जाए, धोखे में कहीं कुछ गलती हो जाए और नई दुनिया लिख दे कि आज छुट्टी है,
तो फिर मान लिया जाता था कि आज छुट्टी है और दफ्तर नहीं खुला करते थे, ऐसा नहीं थी। और जोशी जी माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के ईडी वाइस चांसलर रहे हैं। आपने वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर की भूमिका अदा की है। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं और केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो मैंने ये सारा परिचय इसलिए भी दिया कि मैंने जो कहा 6 दशक से ज्यादा का जोशी जी का जो अनुभव है और जो इमरजेंसी को मैं कह रहा था कि उन्होंने जिया है, भोगा है, देखा है, लिखा है, और जोशी जी आज भी लिखते हैं, टिप्पणियां करते हैं, वो हमारे चैनल पे निरंतर आते हैं, साथ साथ जो हम सरी के प्लेटफॉर्म है उन्हें आप सुनते देखते हैं, और साथ साथ एक दौर में वो जो मुख्य मीडिया होता था वहां भी खूब आपने सुना होगा, देखो, और अभी भी कभी कभी वो जाते हैं। तो ऐसे जोशी जी मैं आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत करूंगा और शुरुआत वहीं से करूंगा जिस इमरजेंसी से मैंने आरंभ किया कि इंदिरा जी के दौर की इमरजेंसी और मोदी जी के दौर का कथित आपातकाल, जिसे विपक्ष कहता है कि यह आपातकाल है, लोग कहते हैं। तो वो जो इमरजेंसी थी 1975 टू 1977, 21 महीने का वो दौर, 25 जून 1975 से और बाकी 21 महीने, क्या था, क्या चीजें हुई थी, और साथ में चूंकि वो बार बार बात होती है कि वो आंदोलन, जेपी आंदोलन, उस दौर में शायद आप बिहार में होते थे, तो एक संक्षिप्त नोट आपका इस सब पर, फिर मैं आगे बात करूंगा। जोशी जी। जी, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि आखिर इस मोदी जी के 11 साल के शासन में एक नया शब्द कैसे आया, अघोषित आपातकाल, यानी अनडिक्लेयर्ड अनप्रोनाउंस्ड इमरजेंसी। अब इसका एहसास होना अपने में एक बड़ी बात है कि आखिर में क्यों हुआ। जब हम एक लोकतांत्रिक समाज में रहते हैं, संविधान है, सब कुछ है, कानून का शासन है, और फिर लोगों में ये लगे कि कहीं ये अघोषित आपातकाल तो नहीं। इसकी एक वजह है कि क्योंकि 50 साल यानी आधी सदी हो गई जो घोषित आपातकाल था 1975 का, इंदिरा जी का शासन था। लेकिन आज इस मौके, इस मोड़ पर मुझे भाजपा के एक बहुत सीनियर मोस्ट मूर्धन्य नेता की याद आती है, लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 2015 में अक्टूबर में साफ साफ कहा था कि जब उनसे पूछा गया कि आपने तो इमरजेंसी झेली, उन्होंने कहा कि देखिए, ये ठीक है कि अब इमरजेंसी नहीं लगेगी, लेकिन लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतें आज भी उतनी ही मजबूत है, और इसलिए इमरजेंसी का खतरा अभी तक बना हुआ है। और इसको लेकर के बड़ा हंगामा हुआ 2015 में, और वह खासतौर से भाजपा के कि भाई ये सीधा नरेंद्र मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बाद में 15-20 दिन के बाद उन्होंने किसी और सीनियर जर्नलिस्ट को के साथ लीपापोती की, नहीं मेरा मतलब वो ये नहीं था, वो नहीं था। लेकिन उनकी ये बात बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतें कमजोर नहीं हुई हैं, आज भी हैं। तो पहली बात तो ये। ऐसे समय में मुझे 1975 की याद आती है। 25 जून 1975, ये प्रकाश आंदोलन, उनकी संपूर्ण क्रांति का आंदोलन जबरदस्त था, जो, और मैं उस समय एक्टिविस्ट था, वामपंथी पृष्ठभूमि में मैं रहा हूँ। इस नाते उस समय एक वो हुआ करता था अखिल भारतीय क्रांतिकारी युवा संगठन, मैं उसका अध्यक्षता उससे जुड़ा हुआ भी था, वो बाद में बैंड भी हो गया। खैर, तो एक है आपका मीसा वारंट, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जारी किया, उसके तहत मैं भी आया, तो मैं चला गया। ये अलग बात है कि मुझे अरेस्ट नहीं हुआ, और उसके कुछ संबंध थे वो भी मैं बतला देता हूँ कि उस समय पीएन अख्तर साहब, डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा, कुछ उच्च कोटि के ब्यूरोक्रेट थे, क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। वो प्रोजेक्ट ये था कि जो बेला जिला, बस्तर में जो बेला जिला है, वहां पर आयरन ओर इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से हुआ है, उसका आदिवासियों की अर्थव्यवस्था, संस्कृति पर, समाज पर क्या असर पड़ा, इसका एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। तो फिर एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि ठीक है, आप उस प्रोजेक्ट को पूरा करिए, वहीं करिए, लेकिन आप और किसी एक्टिविटीज में शामिल नहीं होंगे। हम
हमारी नज़र आप पर होगी सरकार की, और आपको हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन हम अरेस्ट वारंट भी वापस नहीं लेंगे। तो फिर मैंने बस्तर में अपना समय बिताया। उस समय कलेक्टर थे बड़े मशहूर, श्री प्रदीप बैजल थे। उनके काफी कोऑपरेशन भी मिला। लेकिन ऐसा भी इस समय आया कि जब संजय गांधी और उनकी पत्नी मेनका जी ये लोग बस्तर के दौरे पे थे, तो मुझे 12 घंटे के अंदर अंदर जिला बदल भी कर दिया गया और रायपुर से फिर मुझे दिल्ली भेजा गया। और कलेक्टर साहब ने साफ-साफ कहा, प्रदीप बदल जी, कि आपको निकाला जा रहा है, आपको अब जाना ही पड़ेगा। हम गिरफ्तारी देनी है तो वहीं दीजिए। खैर, देखिए, मैं तब की आपातकाल का और आज के आपातकाल का मैं मुख्य बात एक कहना चाहता हूँ, जो कि सबको समझना होगा। देखिए, उस दौरान अ अ, संघ के भी लोग गिरफ्तार हुए थे, समाजवादी भी गिरफ्तार हुए थे, कम्युनिस्ट भी हुए थे, सभी हुए थे। और उस समय कांग्रेस के भी जो बड़े-बड़े नेता थे, चंद्रशे चंद्रशेखर, मोहन धारिया, कई लोग थे, वो भी गिरफ्तार हुए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये थी कि इंदिरा शासन में जो गिरफ्तार हुए, करीब-करीब 1 लाख लोग गिरफ्तार हुए। किसी को राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, राजद्रोही अ, ऐसा नहीं कहा गया। और उस समय किसी को ये नहीं कहा कि ये हिंदुत्व का विरोधी है। यानी उस समय धर्म का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ कि भाई आप इंदिरा गांधी के विरुद्ध हैं या शासन के विरुद्ध हैं, ठीक है, इसलिए आपको किया जा रहा है। लेकिन ये नहीं कहा कि साहब आप देश के द्रोही हैं। आज आप थोड़ी-सी छोटी-सी इस 11 साल के शासन में अगर आप सरकार की थोड़ी-सी आलोचना कर दें, मोदी जी की, अमित शाह जी आलोचना कर देंगे, तो कहेंगे, "अरे! आप तो देशद्रोही का काम", और सीधा आपको पाकिस्तान से जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए आपके किसी भाषण को, किसी कोटेशन को पाकिस्तान के किसी अखबार ने लिफ्ट कर लिया या वहाँ के चैनल ने कर दिया, अरे! तो आप पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। अरे! इसका उस समय इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं कहा था और अच्छे ढंग से रखा। इसमें कोई, देखिए, उस समय जातियाँ हुई, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा। उस समय भी जातियाँ हुई, लेकिन ऐसी जातियाँ नहीं थी। लेकिन उस समय घोषित रूप से हुई थी। किसी के यहाँ ईडी या सीबीआई ये ऐसे नहीं पहुँचे, सीधा गिरफ्तार करके चलिए, बस आप तिहाड़ जेल आप चले। क्यों? लेकिन आज आप ये कि आपको, अगर आप किसी का विरोध करते हैं, तो आपको सीधा जोड़ दिया जाता है देशद्रोही। ये ऐसा समय उस समय नहीं था। ये सबसे बड़ा अंतर है। जब देखिए, लोकतांत्रिक शासन में जब व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति के लिए तरसना पड़े, उसको घुटन महसूस हो और उसको ये लगे कि राज की नज़र में तो मैं तो गद्दार हूँ, तो फिर वहाँ से इमरजेंसी का एहसास, इमरजेंसी का सिलसिला शुरू होने लगता है। ये ठीक है कि साहब आपने घोषित रूप से नहीं किया, लेकिन अघोषित रूप से तो आप उतना और भी ज़्यादा कर रहे हैं। उससे ज़्यादा, यानी एक दूसरी बात और लाना चाहूँगा, क्योंकि मैं मीडिया का आदमी हूँ, आपने कहा ही है। उस समय भी, इमरजेंसी में भी, मैंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, लिंक, पैट्रियट, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान जैसी ऐसे मैं उसमें मैंने आदिवासियों के शोषण और उनके उत्पीड़न, उनकी ज़मीनें कैसी छीनी गई, उनकी वन कटाई और बड़े-बड़े ठेकेदार हैं, उन वन लूट कैसी हो रही है, ये सब मैंने लिखा। जबकि मुझे मालूम था कि मीसा वारंट मेरे पीछे है, लेकिन किसी ने मुझे उस समय गिरफ्तार नहीं किया, न कलेक्टर ने किया, न एसपी ने किया। मैंने उनको बताया, देखिए ये है, बोले हाँ, हम पढ़ रहे हैं। मैंने एक लंबा इंटरव्यू नई दुनिया में छापा। उस समय हमारे संपादक हुआ करते थे श्री राजेंद्र माथुर, वे गजब के थे और उन्होंने मेरा एक लंबा इंटरव्यू छापा कि मैं इमरजेंसी में आदिवासियों के साथ-साथ क्या-क्या हो रहा है। आज या क्या ऐसा, आज तो ये, आज जो मेरे कई पढ़ाए हुए लोग, जो कई-कई बड़ी-बड़ी पोज़ीशन पे हैं, जो चैनल पे भी हैं, अखबारों में भी हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी, जोशी जी, सही बात भी है, हम पत्रकारिता के अलावा सब कुछ कर रहे बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल हैं। सही कह रहे और जो आदेश आ जाता है ऊपर से पर्चे पे लिख के या फ़ोन पर, हम वही करते हैं। किस खबर को कहाँ देना है,
उसको बॉटम लाइन देनी है या हेडलाइन देनी है या थर्ड पेज पे देना है या फोर्थ पेज पे देना है या चैनल पे चलाना, ये ऊपर से आता है, हम वही। तो ये सबसे बड़ा फर्क मुझे तब और आज में दिखाई दे। नहीं, बिल्कुल जोशी जी, आपने बहुत तफसील से चीजें कर दी। मैं दर्शकों आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी के दौर की और मोदी जी के अघोषित आपातकाल जो उन पर आक्षेप है, आरोप है, उस दौर की। और ये इसलिए भी की जा रही है कि मैंने कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में कि बिहार में जो कुछ हुआ है, बिहार में वोटर लिस्ट के सघन पुनरीक्षण के नाम पर तो बहुत सारे सवाल भी हैं, बवाल भी हैं, और कहीं ना कहीं अब तो ये भी घोषणा होगी कि 9 जुलाई को सड़कों पर उतरने की तैयारी होगी। वो बिहार, मैंने कहा, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में जेपी आंदोलन में, ये बता दूं दर्शकों, ये बातचीत थोड़ी सी लंबी हो सकती है और आपसे आग्रह होगा कि आपको उस आपातकाल को समझना है। इंदिरा जी के दौर का बहुत बातें उस पर लगातार होती है। मैं उन जोशी से मिला रहा हूं जो 60 बरस से ज्यादा का उनका जर्नलिज्म का एक सफर है और उन्हें उस पूरे 1975 को 77 को जिया है, देखा है, भोगा है। मैंने पहले भी कहा, तो थोड़ा धैर्य रख के सुनिएगा तो आपको आनंद भी आएगा और बहुत सारे आपको, आप जैसे जोशी ने बहुत स्पष्ट तौर पर बता दिया कि वो दौर क्या था, आज अघोषित दौर में क्या क्या है, और शायद आज ज्यादा कठिनाई में है लोग, ये भी कहीं आ रहा है। जो बात हो रही है, जो जेपी आंदोलन की बार बार बात होती है, अभी भी जो कुछ बिहार में हुआ, जैसा मैंने कहा कि 9 जुलाई का एक कॉल हो गया है विपक्ष की ओर से कि पहले बिहार बंद, फिर देश बंद, और इसके साथ साथ नहीं ये लोग कहीं इस कथित जो उनकी ये जो आरोप है उनपे कि ये तानाशाही भरा जो फैसला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और किसके इशारे पे आप जानते हैं। तो ऐसे में क्या जो वो 1975 के दौर का जेपी आंदोलन और आज का बिहार, क्योंकि आपने बिहार में भी बहुत लंबे वक्त तक अपना समय दिया है, काटा है, लिखा है उसके बारे में, वहां आपने उस पूरे दौर को जिया, तो क्या दोनों की तुलना यदि मैं चाहूं तो कैसे कीजिएगा जोशी? देखिए, बिहार यानी हमारी सरकार ने एक मधुमक्खियों के उसमें जो है ना, क्या होता है, छत्ता। उसमें हाथ डाल दिया है। जी। बिहार राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना के मामले में हिंदी भारतीय राज्यों से बहुत आगे है और रहा भी है। आपको शायद याद दिला दूं कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था, बिल्कुल महात्मा बिल्कुल। बनने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था, ये भी आपको दिला। मैं यहाँ ये भी पाठकों को याद दिला दूं कि गौतम बुद्ध भी यहीं जन्मे, यहीं से शुरू हुए, आपके और भी बड़े नेता हुए, और तक्षशिला, फिर तक्षशिला, तक्षशिला। तक्षशिला, वो बिल्कुल तक्षशिला वहीं वो जो भारत का विश्वविख्यात विश्वविद्यालय है, आज भी है। यानी तो खैर मैं आता हूँ आधुनिकता में। जयप्रकाश जी का संपूर्ण क्रांति का आंदोलन की सूत्रपात वो बिहार से शुरू हुई, और उससे पहले मुशहरी आंदोलन शुरू किया वहीं बिहार से, और उसके बाद फिर ये जोर पकड़ा। मैं यहाँ पाठ श्रोताओं को बता दूं कि बिहार की मानस को समझे बगैर आप बिहार को नहीं समझ सकते। मैंने 1970 से बिहार को कवर करना शुरू, और नहीं बल्कि मैं वहां मौजूद रहा। बिहार में सबसे पहले एक जबरदस्त आंदोलन चला था, पाठकों को याद होगा या आजकल सुन दर्शकों को, हमारे दर्शकों को, जी दर्शकों कि को। दर्शक लोगों को, हाँ सॉरी, दर्शक लोगों को, भू हथियाऊ आंदोलन जी पूर्णिया, कटिहार और पूर्णिया में चला था, और नेपाल का जो विराट नगर है उससे सटा हुआ फारबिसगंज, जहाँ के मशहूर लेखक अपने हिंदी के फणेश्वर नाथ रेणु जी जी। वहां से वहीं के थे। उनका मशहूर उपन्यास है मैला आंचल, और उसी पर एक की कहानी पर फिल्म फिल्म बनी, बनी, फिल्म बनी। जी तीसरी कसम, तीसरी कसम, जी हाँ। इसमें राज कपूर, वहीदा रहमान। तो वहां भू हत्याओं आंदोलन चला, उसमें आपके आपके कर्पूरी ठाकुर, मधु लिमे, जैडे अहमद, एक जोशी जी थे, कई लोग थे। तो उसको 15-20 दिन मैंने वहीं रहा, उसमें हम लोग आंदोलन सुबह जाते थे। तो मैंने वो रिपोर्टिंग दिनमान में की, ये आपको बता दूं कि दिनमान की तरफ से मैं गया था, और उस समय दिनमान के संपादक हुआ करते थे प्रसिद्ध कवि रघुवीर साय, जी हाँ। बड़े जबरदस्त कवि हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आप जाइए रामशरण, और तो मुझे चाहता हूँ कि आपसे अच्छी रिपोर्टिंग बनते रहे। तो मैंने उनके यहाँ रेगुलर घुमंतु के नाम से रिपोर्टिंग की वहीं रहकर।
तो बिहार के मानस को मैंने समझा और इसके बाद फिर मैंने एक और मेरे पास जब मैं नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट में रिसर्चर था इसका ग्रामीण समाज का, तो उस समय मेरे पास एक और भी प्रोजेक्ट था कि प्राइमरी जो एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है गाँव-गाँव में, उसका अध्ययन, तो वहाँ मैंने अध्ययन किया उसका, गाँव किसानों का, बंधुआ मजदूरों का कैंप लगाया, आप ताज्जुब करेंगे। बॉन्डेड लेबर को सैकड़ों बॉन्डेड लेबर हम लोगों ने लिबरेट किए। एक्टिविस्ट की भूमिका में रहे होंगे। एक्टिविस्ट कम रिसर्च है, तो वो भोजपुर है, आरा है, कटिहार है, बक्सर है, ये सारी जगह, उधर महुआ ढांड है। आपको ताज्जुब होगा, दर्शक लोग सुनिए कि एक यहाँ ये डाल्टनगंज जो है पलामू एक जिला है, अब तो उसमें झारखंड में आ गया। वहाँ ऐसे हालात थे कि एक ब्लॉक था, वहाँ जमींदार लोग बंधुआ मजदूरों को रखते थे और उनको डराया जाता था टाइगर से, और था उनके पास। मैंने इसको फिर वहाँ जाकर के पूरा लिखा, अपनी जान बचाई। जब मुझ पर भी हमला होने वाला था तो किसी रंग से हम लोग वहाँ से भागे। फिर नवभारत टाइम्स में एक बड़ा विस्तार से लिखा, और उस समय जनता पार्टी का शासन था, क्योंकि तो भी हम लोग, जबकि जनता पार्टी का शासन जो प्रकाश जी की के आंदोलन की उपज है, लेकिन उस समय भी हमको ये नहीं कहा गया था कि आप हमारे खिलाफ मोरारजी भाई देसाई जी का प्रधानमंत्री, और उससे ही शुरुआत की। आपको ताज्जुब करेंगे, नवभारत टाइम्स में 3 दिन तक एडिट पेपर, और उस समय कौन थे संपादक, ये भी आप सुन लीजिए। उस समय से हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अग्गे, क्या जो बात, कि क्या बात। अग्गे जी, जो कि जयप्रकाश जी के खास शिष्य, और उनको मैंने कहा कि ऐसा लिखा है, आप छापेंगे? उन्होंने क्या, पहले ये इंग्लिश में मेरा छप चुका था फ्रंटियर में, वो कलकत्ते की मैगजीन, तो उन्होंने कहा कि आप इसको हिंदी में करिए। और आप ताज्जुब करेंगे, एक लाइन अग्गे जी ने एक पंक्ति नहीं काटी, और उसकी शुरुआत हुई आपके मुरारजी भाई को की आलोचना के साथ, जब वो प्रधानमंत्री थे, फिर संपूर्ण क्रांति की आलोचना के साथ उन्होंने पूरा 3 दिन तक छापा। और सब मेरी किताबों में, मेरी करीब 15-20 किताबें हैं, उसमें है इसका पूरा लिख। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनता पार्टी का शासन था, मुरारजी भाई थे, और होम मिनिस्टर थे, आडवाणी जी थे, विदेश मंत्री आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे। किसी ने हमसे तो नहीं कहा कि आप गद्दारी कर रहे हैं। किसी ने हमको बिल्कुल नहीं रोका। राष्ट्रद्रोही हैं आप, राष्ट्रद्रोही। राजद्रोही है, ये नहीं कहा। और अग्गे जी जबकि उनके ही आदमी थे, और वो जानते थे कि मैं लेफ्ट बैकग्राउंड से हूँ, तो नहीं जोशी जी आप लिखिए, और हम पूरे छापेंगे, पूरा छपा। क्या आज ये संभव है? तो जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की, मेरा इसी पे सवाल ये भी होगा कि आप उसको भी जोड़िए कि वो मीडिया और आज गोदी मीडिया जो एक पूरे का पूरा, जी देखिए, उस जमाने में हम लोग प्रेस कहते थे, मीडिया शब्द बहुत बाद में आया, प्रेस कहते थे। तो उस समय किसी ने ये तो नहीं कहा कि ये गोदी प्रेस है, किसी ने नहीं कहा। देखिए, थोड़ा बहुत सबका ही इसमें, मैं ये नहीं कहूंगा कि वैसा था, लेकिन ओवरऑल अपनी संपूर्णता में भारतीय प्रेस बिल्कुल स्वच्छंद था। इंदिरा जी के जमकर आलोचना, मुरारजी भाई की मैंने आपको बता ही दिया कि मुरारजी भाई की आलोचना मैंने दिनमान में की और नवभारत टाइम्स में की, और साप्ताहिक हिंदुस्तान में इंदिरा जी की भी की, तो हम पर तो कुछ नहीं हुआ। तो आज वो जो गोदी शब्द का जो है, आखिर ये गोदी शब्द कब से पैदा हुआ, कब से नामकरण हुआ? तकलीफ होती है मुझे कि मैंने 67 से अपनी पत्रकारिता की यात्रा की शुरुआत की। आपको ताज्जुब होगा जान करके कि ऑल इंडिया रेडियो मेरे कई नाटक ब्रॉडकास्ट हुए हैं, और उस समय बड़े-बड़े ओम शिवपुरी, आपके बडोला, ऐसे-ऐसे लोगों ने मेरे नाटकों में काम किया है। और ताज्जुब करेंगे, मैंने इतनी जबरदस्त प्रोग्रेसिव नाटक लिखे, जैसे आग और ये, तो कभी भी, और उस समय ये मिनिस्टर हुआ करते थे, आईएनबी मिनिस्टर इंद्र कुमार गुजराल, तो कभी हमसे नहीं कहा कि भाई ऐसा, और बड़े प्रोग्रेसिव नाटक, माने आग उगलने वाले नाटक थे, वो दौर ही ऐसा था साहब। तो कहने आज क्या ये संभव? तो गोदी मीडिया, हमारे अखबार
इसका मीडिया का नामकरण कर देना, नहीं, गोदी मीडिया, ये हमको बड़ा एक पत्रकार होने के नाते तकलीफ देता है कि भाई ये अब तो है कि गोदी मीडिया के से जो जुड़े हुए जो मीडिया कर्मी हैं, वो तो स्वाभिमान के साथ सब कुछ कहते हैं, यानी उनको कहीं भी एक थोड़ा-सा आप तो आलोचना नहीं करते, उनकी ज़मीर पता नहीं कहाँ है, मैं नहीं जानता। लेकिन जिस ढंग से अब जैसे आपने फिर से उन्होंने दूरी क्यों है? पिछले 1 डेढ़ महीने में क्या हुआ कि जो ऑपरेशन सिंदूर, उसमें आपने लाहौर जिता दिया, इस्लामाबाद जिता दिया, आपके वो क्या है वो कराची को तबाह कर दिया। आपने पाकिस्तान के आर्मी में विद्रोह करा दिया, आपके आर्मी चीफ को गिरफ्तार करवा दिया। आखिर में इससे फिर किसका नुकसान हुआ? कौन देश बदनाम हुआ? देश का नुकसान, हम देश का मीडिया ही, नुकसान। देश का नुकसान हुआ कि अब यानी वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन लोगों ने मोदी मीडिया की इतनी छिलाई की है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो कुल मिलाकर के एक भारत की जो प्रतिष्ठा नेहरू के जमाने से चली आ रही थी कि भाई ये धर्मनिरपेक्ष है, ये मीडिया स्वतंत्रता है। आज हम मीडिया की स्वतंत्रता की जो कसौटी है या वो उसका इंडेक्स है, उसमें काफ़ी नीचे हैं, तो लगातार नीचे जा रहे हैं। तो इससे यही लगता है कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का है और ऐसी हालत में फिर मैं बिहार पे आता हूँ कि बिहार राजनीतिक चेतना के मामले में बहुत आगे। मैं यहाँ ये भी बता दूँ दर्शकों को कि हिंदी की सबसे ज़्यादा पत्रिकाएँ बिहार में बिकती हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ाकू वहाँ पर हैं। पैर में चप्पल नहीं होगी। ठीक बात कर रहे हैं। मतलब मेरी कुछ किताबें जो मुझे मेरे प्रकाशक बतलाते हैं कि साहब ऐसे-ऐसे पाठक आए हैं आपकी किताब खरीदने के लिए कि जिनके पैर में चप्पल नहीं थी और उन्होंने कहा कि हमारे पास ₹2 कम है, ₹1 कम है, आप कर दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, इतने दूर से आए मैंने हैं, सर जोशी आप सर, दीजिए। मैंने उस चेतना को देखा है। मैंने कुछ सफर रहे हैं और जी, जब वो बिहार से ट्रेन गुजरी है उस इलाके से, उस एरिया से, और वहां कोई उस दौर में नहीं होता था कि आपके पास में कोई जो रिजर्वेशन वो नहीं मानते, वो बैठते थे और उनकी हालत देख के नहीं लगता था, ऐसा लगता था कि बहुत निपट ग्रामीण है, गांव के लोग हैं, उस परिवेश के। नहीं, लेकिन वो भोपाल की स्थानीय राजनीति पर बात करते थे, हमारे यहाँ के स्थानीय बिल नेताओं को, पार्षद तक को जानते थे। इतनी चेतना की बात। मैं सर जोशी यही पूछ रहा था कि 9 जुलाई का जो कॉल है कि 9 जुलाई को बिहार जी, बंद, फिर भारत बंद, तो ये जो है, अगर हम वही जेपी दौर, क्योंकि बात हमने शुरू यही की थी कि इंदिरा जी की इमरजेंसी को याद किया जा रहा है, जेपी के आंदोलन का स्मरण हो रहा है, तो ये सब क्या अब वो दौर बचा है उस बिहार में, जेपी और आज का बिहार? इस पर एक टिप्पणी आपकी। देखिए, मैंने बस सभी जिक्र किया था चंपारण क्रांति से लेकर के जी, संपूर्ण मैं क्रांति तक मैं आज का उस जेपी मैं और आज उसी का। पे आ रहा जी। हूँ। मैं उसी पे आ रहा हूँ। इससे एक चीज़ सिद्ध होती, मैंने पृष्ठभूमि क्यों बताई कि उस वो चेतना है बिहारियों में। अब ये है कि उतनी वैसी है या नहीं। देखिए, ये सच है कि समय बदला है। मैं ये नहीं कहता कि समय नहीं बदला। उतनी कमिटमेंट, उस स्तर का कमिटमेंट और आज के स्तर का कमिटमेंट, इसमें अंतर आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं मानता हूँ। लेकिन इसके बाद ये देखना होगा कि जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कमिट देखिए, जनता आपके साथ आती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जनता को जगाना होता है। उसकी वो एक वो है जो उसके ऊपर राख छाई होती है, उसके नीचे अंगार पनपते रहते हैं, तो लगते रहते हैं, चेतना की। तो बिहार के जो चेतना है, ऐसी है कि उसको थोड़ा राख को इधर-उधर करने की ज़रूरत है। उसमें वो तो आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और यही बात अगर देखिए, मैं यहाँ एक बात जोड़ दूँ, ये जो आपका चुनाव आयोग ने नया सिलसिला चलाया है, अब मैं यही एक सवाल उठता है मेरे दिमाग में कि अगर भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त होती, उसमें आत्मविश्वास होता कि अरे हम तो जीत जाएँगे, बड़े कंफर्टेबली जीत जाएँगे, उस ज़ोन में हैं। तो ये 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने पहले इसका सिलसिले का इसकी ज़रूरत क्या थी चुनाव आयोग को? तो वो कहते कि नहीं बाद में देखेंगे, चुनाव हो जाने दो। लेकिन इसका मतलब ये है कि उन्होंने
जो हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र में जो अलग रास्ता अपनाया था, उसमें काफी उनकी फजीहत हुई। आपके चुनाव आयोग की भी हुई, बीजेपी की भी हुई। अब इन्होंने एक नया रास्ता निकाला। देखिए, सबसे बढ़िया बात समझ लें कि बिहार से हर साल लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर बाहर जाते हैं। अरे तमिलनाडु तक जाते हैं, जो मैं मिला हूँ, तमिलनाडु की इंटीरियर में मैं मिला हूँ। और पंजाब तो जाते ही हैं। और एक बहुत अच्छा उपन्यास उस समय एक हमारे अरुण प्रकाश हुआ करते, उन्होंने लिखा भैया एक्सप्रेस। तो किस तरह से वहाँ के मजदूर बिहार से सैकड़ों की संख्या में जाते हैं और इसके बाद फिर वो बेचारे, अब उनसे पूछा जाए, मैं एक बार सवाल करूंगा, उनसे वो कहाँ से देंगे अपनी नागरिकता? अगर मुझसे पूछे क्योंकि साहब आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र कहाँ है, मैं ही नहीं दे सकता। तो क्योंकि उस समय ऐसा था ही नहीं। आज एक जो बेचारा मजदूर जो काम करने जा रहा है, जो मुश्किल से 8वीं 7वीं 8वीं पास होगा, उससे आप कैसे मांगेंगे नागरिकता का? तो सवाल, इसका मतलब कि आप कम से कम 1.5-2 करोड़ लोग हैं जो समाज के निचले तबके के हैं, अंतिम समाज के, अंतिम वर्ग के हैं, वंचित वर्ग के हैं, हाशिए के लोग हैं, वो कहाँ से देंगे? तो ये इसका मतलब कि आप बड़े सिस्टमैटिकली आप उन लोगों को ये नए तरीके से काट-छाँट कर रहे हैं, क्योंकि और वो देते हैं कि भाई अगर 2 करोड़ निकल जाते हैं 5-6 करोड़ में से, तो आप इसका मतलब कि आप जो चाहे कर लेंगे। ये मैसेज संदेश घर-घर जाना ज़रूरी है, लोगों को मालूम हो जाए, तो अब मैं आपको बताऊँ कि वो मज़दूर लोग भी आएँगे। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखा सकते महाराज, अपनी डिग्री नहीं दिखा सकते, तो आप एक सामान्य से मजदूर से, खेती और श्रमिक से, हैं, उस पनवाड़ी से कैसे मांग कर सकते हैं कि भाई आप नागरिकता का प्रमाण पत्र लाइए? अरे यार, कुछ तो प्रैक्टिकल बनो यार, कुछ तो लोकतांत्रिक बनो। ये कैसे संभव है? वो चुनाव आयोग में जो भी कमिश्नर है महाराज, आईएएस हैं, काफी बढ़ गए, उनसे एक इतनी भी समझदारी भी नहीं है कि वो जो खेती और मजदूर है, वो और जो सर, अब इसमें छोटे-मोटे मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो आयुक्त लोग रह रहे हैं, हम टीएन सेशन के दौर को हम देखा है, हम लोगों ने जिया है उस दौर को। है, और दूसरा सर, अब तो ये होड़ है, ये दौड़ है कि कौन कितना ज्यादा लॉयल हो सकता है सरकार का, उसका प्रमाण है सर ये जो है मिस्टर ज्ञानेश कुमार साहब। इसके पहले राजीव कुमार साहब, तो राजीव कुमार जी से कुछ 2 कदम आगे निकलना है। और आए कहां से हैं? वो अमित शाह साहब के कभी स्टाफर होते थे, ये सब भी निकला हुआ उनके विभाग में होते थे, तो बहुत सारी चीजें। और उनका चयन, माफ कीजिएगा कि वो नहीं है, वो आप जो मेरिट नहीं है, वो तो कृपा के आधार भी है ना उसमें, कि आप सरकार चाहेगी उन्हें बैठाएगी, तो वो सब तो निभाना मैं, ये तो ठीक है। मैं एक टिप्पणी और चाहूंगा आपसे, इस तो अपनी हम करते हैं। देखिए, इंदिरा जी के दौर में जो इमरजेंसी को इम्पोज किया था, तब कहा गया था कि भाई ये जो है आंतरिक हालात ठीक नहीं है देश के, बाहरी हालात बहुत खराब हैं, और उस दौर में जो कुछ हुआ, नागरिक अधिकार छीन लिए गए थे, सेंसरशिप थी प्रेस पर जो हम बात कर रहे हैं, और विपक्षी पूरे जेल में थे, सारा जो विपक्ष है। तो वो दौर, फिर हम वही कहते हैं घोषित और आज अघोषित, तो आज कितना अंतर है उसमें? आपने कुछ चीजें तो बोली है, लेकिन ये 2-3 मोर्चों पर बहुत छोटी छोटी टिप्पणी, एक आध सवाल खत्म करूंगा, मेरा टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है जी। आपने आपने अच्छा किया। 24 जून को रामलीला ग्राउंड, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में सभा हुई और उसमें जयप्रकाश जी ने एक बात कही, और वो कही कि उन्होंने सेना से, पुलिस से, अफसरों से कहा कि अगर सरकार का कोई अवैध वो आदेश आता है, उसे ना माने। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहूंगा, अगर मान लीजिए विपक्ष का कोई नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या और कोई हो, ये कह दे कि सरकार का अवैध आदेश बिल्कुल ना माना जाए, तो आप उसके साथ क्या सलूक करेंगे? अगर इंदिरा जी ने उसी सुबह मध्य रात्रि में लगाई, उससे पहले जयप्रकाश जी ये कह चुके थे, सेना को कह चुके थे कि अवैध आदेश ना माने, पुलिस को कह चुके थे। क्या आज कोई भी विपक्ष का नेता ये कह सकता है? और उसके साथ आप क्या सलूक करेंगे? ये सर्वविदित है। तो ऐसा है कि उस समय इमरजेंसी के कारण कई रहे हैं, उसमें कुछ ठीक भी थे, कुछ नहीं भी ठीक थे, लेकिन आज की स्थिति ये है कि बिना
डिक्लेयर होते हुए भी एक इमरजेंसी का माहौल है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चुनाव के अधिकारी लोग हैं, अगर मान लीजिए आपने ठीक ही कहा कि एक कंपटीशन चल रहा है अपनी लॉयल्टी का, वफादारी को दिखाने का, लेकिन अल्टीमेटली हमारे अफसरान ये सोचें कि इसका असर भारत की जनता पर क्या पड़ेगा, बहुत बहुत सही कह आने रहे हैं आप। जनरेशन पर क्या पड़ेगा, भारत के लोकतंत्र पर क्या पड़ेगा। कम से कम वो कुछ किताबें पढ़ लें कि हाउ डेमोक्रेसी डाई, लोकतंत्र की कैसे मरते, इसमें किताबें हैं। एक ही मैंने अभी पिछले दिनों ही खत्म की है, तो कम से कम उसी को पढ़ लें, भविष्य को सोचे। जो भी चुनाव आयोग के जो हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसा करके वो लोकतंत्र के साथ न्याय तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर मैं अंत में आऊंगा, इसमें आऊंगा कि जब तक कि जन दबाव नहीं होगा, ये अफसर लोग नहीं, उसमें किसान आंदोलन जो 1 साल चला शांतिपूर्वक, और वही चलना चाहिए। 3 काले कानूनों को इसी मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि ये वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन जनता को और जो विपक्ष है उसको जमीन से जुड़ना होगा। खाली वो क्या है, वो एक्स पर और इस पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर भाषण से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब जनता के बीच जाइए, समझाइए कि भाई ऐसा है, और बताइए कितना क्या आप दे सकते हैं नागरिकता का प्रमाण। ये जिस दिन जब बिहार में ये चेतना पैदा हुई, इसका असर पड़ेगा। देखिए बिहार बड़ा नहीं, क्रूशियल इस समय क्यों हो गया, मैं अंत में यार, बिहार क्रूशियल क्यों हो गया, क्योंकि अगले साल आपके पश्चिम बंगाल जो पड़ोसी राज्य है, वहां चुनाव होने वाला है। इसके बाद केरल में होगा, तमिलनाडु में होगा, ए चेन ऑफ जी हाँ, इलेक्शंस है। तो इसलिए बीजेपी को किसी भी हालत में एट एनी कॉस्ट वो चुनाव जीतना है। अब ये विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो जनता को उसके को अपने साथ कहाँ तक लाती है, कैसे लाती है, और कितना बात जमीन तक, नीचे तक, गांव-गांव पहुंचाती है। ये जिम्मेदारी आपके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की है, नहीं बिल्कुल सोशल बिल्कुल। एक्टिविस्ट की है। नहीं जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं जोशी साहब, लेकिन हम भी यही चाहेंगे कि ये आंदोलन, हालांकि अब गांधीवादी आंदोलन का बहुत कठिन हो गया है, वैसे आंदोलन नहीं होना, सुनती है सरकार जो है, हम देख रहे हैं, आपने जिक्र किया किसान आंदोलन का, 700 किसान मारे गए हैं उस 1 साल के दरमियान। ये बिल्कुल आप कितना, और कोई सरकार के चेहरे पे शिकन नहीं है, ये वो तो बहुत मजबूरी में, और आज भी जो वादे किसानों से किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, हम देख क्या पा रहे हैं। तो यहाँ हाँ, जो हम एमएसपी कहाँ लागू हुआ, नहीं नहीं एमएसपी है, लागू नहीं नहीं है, हुआ। नहीं है, हाँ, कुछ नहीं है, किसान फिर उसी जगह खड़ा है जहां उस समय खड़ा था 700 जाने देने के बाद। तो अभी जो कुछ है, हम जो पूरा बिहार को फोकस करके चल रहे हैं, उसका आपने रिपरकशन में पूछने वाला था आपसे कि इसके इनका खेल क्या है, क्योंकि आगे तमिलनाडु है, आगे जो आपने कहा केरल कहीं है, पश्चिम पश्चिम बंगाल बंगाल है, है, केरल है, असम है, आसाम आपके है। सब कुछ दांव पर है। फिर उसके बाद 27 में चुनाव उत्तर प्रदेश जैसा राज्य और कई राज्य और हैं, तो तमाम स्थिति है। लेकिन इन सब के बीच जो इनका आखिर खेल, एक तो क्या है, ये क्या खेल खेल रहे हैं, ये पूरा खेल है, आपने कहा देखिए, वापस वापस ले सकते हैं, एक चीज आपने ये कहा, और दूसरा क्या, जो बिहार की जो चेतना की आप बात करते हैं, वो चेतना जैसा वो आंधी थी, वो आंधी, और वो याद करिए कि वो था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वही जनता की आपने बात की। हाँ, वो बड़ा पॉपुलर था, हाँ, चर्चित था, जेपी साहब का, जो जेपी उस दौर के जो नायक थे सचमुच उस पूरी इमरजेंसी को मुक्त से, उससे मुक्त कराने वाले। तो इन सब चीजों में एक तो ये रामधारी सारी सिंह रामधारी सिंह रामधारी सिंह दिनकर का था वो मशहूर कविता है, जी 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 जी, सियासत सिंहासन खाली खाली करो। करो। जी, तो उन्होंने उन्होंने उसको उसको वो दिया था, उसको उस तरीके से जी, जनता के बीच में जन जन उल्लेख तक किया। पहुंच गया था। तो वो सारी जो स्थिति है, ये सब के बीच इनका खेल एक्चुअली है क्या, ये क्या चाह रहे हैं? देखिए, अगर ये सफल होते हैं तो आपने बता दिया कि आगे राज्य हैं इनके सामने, लेकिन अगर विफल होते हैं तो विफलता में यदि कहीं स्थिति बनती है, वापस लेना पड़ता है, तो वो खेल क्या है इसके पीछे, उस पर एक टिप्पणी। देखिए मैं एक मामले में बड़ा ईमानदार मानता हूँ, पाखंडी नहीं मानता, क्योंकि उनका एजेंडा साफ साफ है। उससे वो उनका है कि भाई एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसका ये है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को खत्म करना है। वो जो दूसरे जो है मोहन भागवत जी के बाद जिनका होना तिलक तिलक मतलब सिंहासन पर बैठना है भारत संघ का, उन्होंने भी कह दिया कि संघ में ये संविधान में इसकी जरूरत नहीं है। मतलब वही मान,
तो सबसे पहले जैसे उनका ये था कि भाई ये 170 कश्मीर के वो खत्म करना, वो उन्होंने खत्म करके दिखाया। उन्होंने ये भी किया कि भाई ये कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, इसके लिए भी वो कोशिश मतलब उनका एजेंडा साफ-साफ है। संविधान की शपथ ज़रूर लेते हैं, दिखा लेकिन उनका जो एजेंडा है, अब सवाल ये आता है कि या एक चीज़ मैं और याद दिला दूँ कि ये संघ के जन्म का 100वाँ साल है, शताब्दी वर्ष चल रहा है। 1925 में इसका जन्म हुआ और अभी 2025 चल रही है। और इन्होंने एजेंडा तैयार कर रखा है कि हम जो 1947 से लेकर के 2047 तक का जो है हम पूरा करके दिखाएँगे। इसका मतलब ये है कि बहुत तरीके से अ, अगर ये कई हिडन एजेंडे हो सकते हैं जो कि ये टैक्टिकली या स्ट्रेटेजिकली नहीं दिखाना चाहते हों, लेकिन इतना ज़रूर है, मैं यहाँ इतना ज़रूर कह दूँगा, अगर संविधान के साथ ये न्याय करते हुए और बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से चलें, तो इनका जो सपना है, वैसे पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि अभी उनको 38% से ज़्यादा वोट नहीं मिले। मैं यहाँ आपके दर्शकों को एक बात और सामने कहना चाहूँगा बहुत इंदिरा गांधी ने 1971 में 350 सीटें मिली थी बगैर हिंदुत्व का नाम लिए, बिना मजहब का नाम लिए। और इसी तरह से 1980 में इंदिरा गांधी जब दोबारा आई थी, तो 352 से ऊपर सीटें मिली थी। और इसी तरह से जवाहरलाल नेहरू ने जब उनकी डेथ हुई थी 1962 में उनका आखिरी चुनाव लड़ा था, उन्होंने कांग्रेस के लिए 367 सीटें लोकसभा में छोड़ी थी। उस समय उन्होंने धर्म का, मजहब का, जाति का कोई नाम नहीं लिया था। तो अभी तो मोदी जी, अभी आप तो इंदिरा गांधी के वो 303 थी, आप तो 240 पे आ गए। उस उन्होंने इंदिरा गांधी ने तो कभी हिंदुत्व का नाम और ध्रुवीकरण नहीं किया था। दर्शक लोग इसे भी समझ लें कि आप उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से 360 और 362 सीटें ली नेहरू जी ने और उसके बाद इंदिरा गांधी ने 350। पहले तो अभी उनको ही आप छू नहीं सकते, छू नहीं वो करके दिखाइए। इनको ये मालूम है संघ को और बीजेपी जो सत्ता प्रतिष्ठान है, उनको ये मालूम है कि हम एक फेयर गेम के माध्यम से तो हम अपने एजेंडे को पूरा नहीं कर सकते। राइट। ये वो जानते हैं, इस बात को जानते हैं। अब ठीक। सवाल है कि एजेंडे को कैसे लागू करें अंत में, तो उसमें इलेक्शन कमीशन की बात आई गई। उस समय इलेक्टोरल बॉन्ड की भी बात आ गई। आज सबसे ज्यादा पैसा बीजेपी के पास है। ये तो उन्होंने दस खुद नहीं दस बता हजार दिया। करोड़ 10,000 करोड़ घोषित किया था ना कि 10,000 करोड़ का उन्होंने बता ऑफिशियली जी। अब मैं जी। यहाँ और दर्शक लोग 300 करोड़ कांग्रेस के पास, जो 70 बरस तक वो बार बार कहते हैं 70 बरस वाली पे 300 करोड़, और जब चुनाव होते हैं तो उसको भी फ्रीज करा देते हैं। वो भी मैं एक सिलसिला है। मैं दर्शक लोगों से एक और सोचने के लिए कि भाई जिनके खिलाफ बीजेपी भ्रष्टाचार का आंदोलन चलाती रही है, जैसे महाराष्ट्र के पवार, आसाम के जो मुख्यमंत्री जो समय आज करीब 20-25 लोग नेता ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ आपने यहाँ भ्रष्टाचार का आंदोलन चलाया, वो और मैं आप शामिल बीच में होते ही टोक रहा हूँ, मैं बीच में टोक रहा हूँ। केवल भ्रष्टाचार नहीं, सिंधिया जी को बारे में क्या कहती थी बीजेपी सिंधिया के बारे में? वो आज सिंधिया उनके हाँ, गोदी में बैठे रुद्रेश सिंधिया या पूरा सिंधिया परिवार को क्या क्या नहीं कहा उन्होंने जी। क्या नहीं कहा। और अचानक आपके साथ शामिल होगी तो उनके सारे पाप धुल गए। इसीलिए आपका बीजेपी को ये वॉशिंग मशीन कहा गया। अरे कुछ तो नैतिकता का पालन करो। हम ये नहीं कह रहे कि एकदम से आप समाजवाद लाओ। हम तो ये कह रहे हैं कि एक लोग डेमोक्रेसी की जो न्यूनतम नैतिकता है, उसका तो पालन कर लो यार। बिल्कुल या बिल्कुल। हिंदू मेरा धर्म समय समय आप थोड़ा संचित करिएगा, मैं एक तो सवाल अंत और में करना चाहिए। मैं अंत में यही कहूँगा कि देखिए अंतिम फैसला जनता का होता है। जनता का विश्वास कितना आप प्राप्त करते हैं, जनता कितना आपके साथ आती है। देखिए इतना याद रखिए, हुक्मरान झुकते हैं, सल्तनतें झुकती हैं और ऐसा भी आता है ना वो फैज़ की अगर हम मुझे एक लाइन कहने की इजाज़त दें, लाज़िम प्लीज। है कि हम भी देखेंगे जब तख्त गिराए जाएँगे। नहीं, ठीक बात है। राज करेगी खल्क़ खुदा जब तो वो तो मेरा मतलब ये है कि सर कभी जोशी एक सर अंतिम जोशी है सर जोशी सर जो इसमें अपनी इसमें झोपड़ी
ये भी जोड़ देता हूं कि तुझसे पहले जो यहाँ तक नशी था उसे भी खुदा होने का गुमा था, इस तरीके की चीजें भी है। मैं अंतिम सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगा, आपने सारी बातें बहुत जी तफसील से कह दी, सारी चीजें हुई, और आप कैसे समाजवाद की इनसे बात सोच सकते हैं, या धर्मनिरपेक्षता की इनसे कहीं उम्मीद लगा, भाई वो तो हटा रहे हैं संविधान की प्रस्तावना से पहले। संघ ने अभी हाल ही में कहा, हटा ओम रहे हैं। बिरला साहब ने, फिर उस पर एंडोर्समेंट है शिवराज सिंह चौहान का या पूरी भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सरकार के में बैठे लोगों का, तो उनसे उम्मीद नहीं है। मैं सवाल सर यहां पर अंतिम ये करना चाहूंगा कि जो पूरा का पूरा सिलसिला है, हमने तमाम बातें की, जो अभी बार बार कहा जाता है कि इस समय जो है इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी के दौर में हम आ गए हैं, तो क्या अब ये भी खत्म होने वाला है, हम ऑटोक्रेसी पे पहुंचने वाले हैं, जैसा कि पुतिन है, जैसा कि जी जिनपिंग है, या जैसे और ऐसे जो आपने कहा कि हुक्मरान है कि जो जो दुनिया में कुछ छोड़ना ही नहीं चाहते, सत्ता थी, है और बनी रहे और आदि काल तक बनी रहे। यहां लाके खत्म करूंगा अंतिम। देखिए संजीव जी, ये मैं बता दूं कि एक वो बछेंद्र नाथ का एक बड़ा, जिसको कि हमारे अच्छा गीत है वो, कि भोला मन माने अमर मेरी काया, बड़ा अच्छा है इसका वो है, जी जो निर्गुण गीत गाया है हमारे कुमार गंधर्व जी ने। जी हाँ। तो हमारे मोदी जी को और इनको लगता है जो निर्वाचित तानाशाह है, इसको बोलते हैं इलेक्टेड डेमो आप उसमें उसमें डिक्टेटरशिप। तथाकथित निर्वाचित कर दीजिए, उसमें साम नाम दंड भेद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब जनता नहीं चुन रही है, माफ कीजिएगा, जनता नहीं चुन पा रही है। आप तो तथाकथित कह दीजिए, बोले कोई दिक्कत नहीं। तो ये तथाकथित जो है, ये अमर नहीं रहेंगे, कोई भी अमर नहीं रहा, सिकंदर भी नहीं रहा। अरे आप समाज को तबाह मत करिए। अब सबका एक जिस आप, हालांकि आप अपने आप को कह चुके हैं, हम तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, अवतारी हैं, मिशन ईश्वर के मिशन पर हैं। आप पिछले साल ही कह चुके महाराज, ये तो कृष्ण भी और राम भी भौतिक काया में अमर तो नहीं रहे, उन्हें भी। तो आप बिल्कुल ऐसा काहे कहते हैं? तो मेरा तो आप कि ये जो है, इससे पहले कि और हालात खराब हो, आपका जो भी एजेंडा, आप ईमानदारी से काम करिए। आप लाके दिखा दिए 350 400 सीटें, आप जो चाहे कर लीजिए। बिल्कुल आप बिल्कुल। ये इस समय अब 80-81 करोड़ लोग सरकारी खैरात पे जिंदा हैं। बस इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए साली कांग्रेस थोड़ी है, कांग्रेस तो 11 साल से बाहर है, आप लोग जिम्मेदार हैं। 8 8 से 10 अरबपति यहाँ से भगोड़े भाग गए, लूट करके हजारों करोड़ रुपए ले गए। आप एक भी को वापस नहीं ला सके 11 साल में। अरे यार, कुछ तो नहीं रहम जोशी करो जी, यार, सोचो। आप मैंने वही कहा, मेरा समय बहुत ज्यादा हो रहा है, आप खत्म कीजिएगा, मैं तो उसको। मेरा तो सब यही है नहीं कि बिल्कुल। देखिए, बहुत क्रूशियल स्टेज में अंत में मैं समाप्त कर रहा हूँ। हम बहुत ही संवेदनशील और बड़े क्रूशियल दौर से गुजर रहे हैं। सत्ता पक्ष को अब अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इसके साथ विपक्ष को भी, अब विपक्ष को सीधा एक शांति ढंग से, गांधीवादी ढंग से, एक आक्रामकता के साथ, ये जिसे बोलते हैं ए पॉजिटिव रेजिस्टेंस, समझे, एक्टिव रेजिस्टेंस। गांधी जी ने खाली नेगेटिव बात नहीं की है, एक्टिव रेजिस्टेंस के साथ अब जनता से जुड़े। और मैं ये समझता हूँ, अगर जनता साथ आई तो इन्हें ये भी वापस लेना पड़ेगा, जो ये जो 9 जुलाई का है भारत बंद का। इसके बाद ये सिलसिला लगातार चले अगले 6 महीने 1 महीने तक। और तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सल्तनत से झुकी नहीं है, चाहे किसी की नहीं भी झुकती राइट सर, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल जोशी, पूरी आपने, हमने इस पूरे जो हमने यही समझाने की दर्शाने की कोशिश की कि वो इंदिरा जी के दौर की इमरजेंसी और आज का अघोषित आपातकाल, बहुत सुंदरता से आपने उसको सब कुछ स्पष्ट कर दिया। और हम यही, मैंने तो सवाल यही किया था, इनको ये भ्रम है कि हम कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे, कोई अमर नहीं है, और अच्छे अच्छे लोग चले गए और जाने के बाद देश चला। और सबसे अच्छी बात ये होती है जोशी साहब, मैं जो समझता हूँ, अगर क्रिकेटी भाषा में बात करें, तो आपका वक्त जब बहुत अच्छा होता है और आपने कुछ अच्छा किया होता है, हालांकि इनने अच्छा कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप वक्त रहते रिटायरमेंट ले लें, या आप उस चीज को या तो मान लें, या आप और सुंदर यही बल्लेबाजी करें, अच्छी गेंदबाजी करें, लेकिन नहीं बन पा रही, नहीं हो पा रही, तो उसका एक ही मामला है कि आप खामोशी के साथ निकल जाइए तो बहुत बेहतर होगा। और नहीं निकलेंगे तो फिर जनता तो आई, और आपने कही दिया कि मैं सब कुछ जनता है सर। और जब जनता की चोट होती है, और ये देखिए, ये जो बेईमानियां है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी यदि उस पर जो आरोप है, आक्षेप है, ये एक लिमिट तक ही है। जब आप सब चीजें बाहर हो जाएंगी
तो फिर वो जो दौर आएगा, और हम तो बार बार कह रहे हैं कि ये सारा जो करने जा रही है, जो विपक्ष करने जा रहा है, शांतिपूर्ण हो, गांधीवादी तरीके से हो, और हमारा जो बहुत सुंदर देश है जिसकी अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, और शांति के लिए हम जाने जाते हैं, गांधी के, नेहरू के देश के लिए जाने जाते हैं। और गांधी जी ने तो क्या कुछ नहीं सह के एक सब कुछ मनवाया था, उस अंदाजे मनवाएंगे तो शायद जो आप कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं कि अच्छे अच्छे झुकते हैं, बड़े बड़े जो शासक हुक्मरानों को झुकना पड़ा था, झुके हैं, और शायद इन्हें भी कहीं झुकना भी पड़ेगा, और ये जो दौर है निकल जाएगा, ऐसा मानो। जोशी जी, आपसे बातचीत बहुत सुंदर है। एक अंतिम शेर इसी मतलब, कर एक दीजिए हमारे जयपुर के एक शायर थे, और उन्होंने बड़ा अच्छा कहा ऐसी, खुदा करे तू भामे रूज पर पहुंचे, चांद तक पहुंचे, राइट। देखे देखे फिर किसी को सीढ़ियों से उतरते, बहुत सुंदर है, नहीं बिल्कुल सही देखे है। फिर किसी को सीढ़ियों से। राइट सर, राइट। वो सीढ़ी है तो वही है सर, उतरना भी पड़ता है, और सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, सीढ़ियों से उतरते हैं, और आप वक्त रहते उतरिएगा तो बेहतर होगा। अच्छी और शानदार चर्चा के लिए जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मित्रों, आपने जोशी जी को सुन लिया। हम इस चीज को डिकोड करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। आपने और भी हमारी बातचीतें सुनी है, जो बहुत सुधी जर्नलिस्ट लोग हैं, जिनका दीर्घ अनुभव है। और हम जो जोशी जी से आपकी मुलाकात कर रहे थे, हमने इसलिए शुरू में कहा कि इंटरव्यू थोड़ा लंबा होगा, बातचीत इसलिए लंबी होगी कि हम बात कर रहे थे इंदिरा जी के दौर की इमरजेंसी की, और आज के अघोषित आपात की, और जो कल हो सकता है, जिसकी संभावना है, उन सब पर रोशनी प्रकाश डाला है बहुत तफसील से जोशी जी ने, और सब कुछ कह दिया। और हमने ये भी कहा कि तुझसे पहले जो शख्स यहाँ तक नशी था, उसे भी खुदा होने का गुमा था, तो सबके गुमा दूर होते हैं, तो शायद दूर होंगे, और आप जनता करेगी। हम तो केवल आपको जागृत करने का काम करते हैं, और पुनः हम आग्रह करेंगे कि बिहार में जो कुछ हो रहा है, वहां के जो गरीब लोगों के साथ, गुरबे लोगों के साथ, जिनको चुन चुन कर कहीं उनका नाम मतदाता सूची से हटाने की जो साजिश के आरोप हैं, वो कहीं ना हो, और जो वोट का अधिकार है सबसे महत्वपूर्ण, वो वोट का अधिकार, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि आपके पास यदि सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वो वोट है, और यदि वो छिनेगा तो निश्चित तौर पर बहुत तकलीफ होगी, और फिर उसके कारण आक्रोश भी होगा। लेकिन वो आक्रोश को आप गांधीवादी तरीके से इस सरकार को झुकाने के लिए कोशिश करिएगा, तो सबसे बेहतर होगा। ये झुकेगी सरकार, झुकती है सरकारें। कुल मिलाकर इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी इस पूरी चर्चा पर सुन लिया आपने, आपकी राय जो भी हो, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रकट कीजिएगा, और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।